बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। उनके दौरा सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। जबकि IMF ने FBR की दरख्वास्त पर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने की जुज़वी रियायत देने पर असूली तौर पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ ज़्यादा होने को तस्लीम करते हुए ये भी कहा है कि फौरी तौर पर हम रिलीफ नहीं दे सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो ये सारे जो इकॉनमी का इश्यूज़ हैं और बाकी जितने इश्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल टर्मोइल से और सिक्योरिटी से और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हैं। ये बाकी सारे जो बयानात हैं ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। ये जब तक 3-4 बुनियादी फंडामेंटल्स ठीक नहीं होते और उस पर ध्यान नहीं जाता तो ये सोशल अनरेस्ट भी बढ़ेगा और बाकी मामला भी बढ़ेंगे। आज बलूचिस्तान से कशीदगी की ख़बरें हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंद रहा है, शाम को शायद खुलने की तलात हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं मुख्तलिफ और मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं। और इस दौरान जो एक बड़ी अच्छी इंडिकेशन आई है, आ रही है अभी, अब देखें वो हतमी शक्ल इख्तियार करती है तो उसका क्या रंग रूप निकलता है। वो ये है कि पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान में नुमाइंदा खसूसी हैं मोहम्मद सादिक साहब। अच्छा, मोहम्मद सादिक साहब जो हैं ये बड़े एक्सपीरियंस्ड, वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट्स होते हैं ना, कैरियर डिप्लोमेट्स, ठीक है ना, बड़े ठंडे मिजाज के और बहुत जहाँ पर जिस अंदाज में बात करें वो पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी अफ़गानिस्तान के जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। और ये काफ़ी आप समझ लें कि हफ्तों या महीनों के बाद उनका अफ़गानिस्तान का दौरा है और वहाँ पे उनकी आला हुकाम से मुलाकात हो रही है, सीनियर उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं और बाकी जो लोग हैं वहाँ पे उनके जो हुकाम हैं। और इतलात जो हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान काफ़ी गलत फहमियाँ दूर होने की उम्मीद है। इस बात की उम्मीद है कि काफ़ी गलत फहमियाँ जो हालिया दिनों में या हालिया महीनों में पेश आई, उसकी 3-4 वजूहात जो हैं वो बड़ी बुनियादी नहीं है उन कशीदगियों की, जिनमें से एक तो ये रही है कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है, ये बुनियादी। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिकन असला छोड़ गए या नेटो फोर्सेस यहाँ से असला छोड़ के चली गई, उनका क्या बनेगा। ये दो पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर मामलात हैं कि वहाँ से उनकी सॉइल, सबसे बुनियादी तो ये कि वहाँ की सॉइल पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये इशू भी वहाँ पर उठा है और यकीनन ये एड्रेस होगा। और ये इससे पहले जब ये तुर्खम बॉर्डर पे खुला है तो ये तलखियाँ बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ गई थी, उन तलखियों में कमी भी आ रही है। ये ज़हन में रहे कि ज़रब खलीलज़ाद अभी वहाँ से होके गए और उनके साथ एडम बॉलर थे। ये एडम बॉलर वही हैं जो कि हमास के डेलीगेशन के साथ मिले थे खामोशी से, जिससे नेतन्याहू लाइल थे। तो अफ़गानिस्तान का जो ज़ल्मे ने दौरा किया है ज़रब खलीलज़ाद ने, उनके साथ एडम बॉलर थे। एडम बॉलर ये यरगमालियों के हवाले से, होस्टेजेस के हवाले से ये इनका एक रोल है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये उनके साथ होते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है उनको तो सभी जानते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो अफ़गानिस्तान में और फिर इराक़ में और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकन जो है वो एनवॉय रहे तवील अरसे। और ये जो है ये ज़ल्मे खलीलज़ाद का ताल्लुक़ जो है वो मज़ारी शरीफ से, और ये जब जब ये उस वक्त से इस पूरे रीजन को जानते हैं जब से वो जो ऑपरेशन साइक्लोन कहते हैं CIA वाला, या वो जो कि जब सोवियत यूनियन के साथ यहाँ पे तनाज़ा चल रहा था, उस वक्त से ज़ल्मे खलीलज़ाद उन लोगों में से एक हैं जो कि तब से यहाँ पे जो है वो इस ख़ित्ते की जो सियासत है उसमें वो इन्वॉल्व हैं। और इस दौरान जो है वो अगर वो जो हम तस्वीर देखते हैं ना कि प्रेसिडेंट रेगन के साथ जो है मौलवी यूनुस खालिद बैठे हुए हैं, तो वो जो पुरानी एक तस्वीर उनकी प्रेसिडेंट रेगन की हमें नज़र आती है अफ़गान मुजाहिदीन की, उसमें दरमियान में जो शख्सियत जो तर्जुमा जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो दरमियान में बैठे हैं एज ए ट्रांसलेटर, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं। यानी ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं
उस वक्त रेगन एडमिनिस्ट्रेशन में ये पॉलिसी प्लानिंग के अंदर उस वक्त से हिस्सा हैं टीम का। वैसे इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत में ये इन्होंने पढ़ा है, तालीम वहाँ पे हासिल की हुई है। और वहाँ पर अगर बैरूत में आप जाएं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर इनको जो उनके जो पुराने अलमकाट के हवाले से बात होती है तो उसमें ज़ल्मे का नाम काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो ये इन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और दौरा करके वहाँ पे एक अमेरिकन जो होस्टेज हैं, तालिबान का कहना ये है कि एक से ज़्यादा हैं, लेकिन एक बहरहाल वहाँ पे होस्टेज जो कि 1-2 साल पहले यानी फॉल ऑफ काबुल से पहले यानी अमेरिकन ट्रूप्स निकलने के बाद वो एक सयाह 100 मुल्कों का दौरा वो कर चुके हैं। तो वो कहीं से घूमते घामते जो है वो अफगानिस्तान पहुंच गए, तो तालिबान ने पकड़े बिठा लिया उनको, तो वो तालिबान ने उनका हैंड ओवर किया। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये, अच्छा कतर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल कतर ने प्ले किया दरमियान में। लेकिन इस दौरे की अपनी एक ऑप्टिक्स भी है, क्योंकि ये जो है ये खामोशी से भी हो सकता था कि भाई ये कमाल को छोड़ दिया जाता, लेकिन ये तालिबान ने कहा कि ज़ल्मे खलीजा साहब आप तशरीफ़ लाए हैं, तालिबान वैसे वो आए वहाँ पे और वो एक पब्लिक में तस्वीर भी गई कि वो भी हैं और एडम बॉयलर साथ खड़े हैं। ये एडम बॉयलर वही मैंने आपसे इस प्रोग्राम में हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जो हमास से खामोशी से बात कर रहे थे और इससे विदकॉफ बाद में आए और बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये हमास के साथ उस लेवल पे नहीं है ट्रंप इंतज़ामिया का, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटीज़ हैं सारी। बाराकता ने रोल प्ले किया। अच्छा अब ये है कि 3-4 वहाँ पे इशूज़ हैं गालिबन जो अमेरिकन के हैं। एक तो ये कि बगराम एयरबेस को क्या करना है, बगराम एयरबेस जो है वो बनाई उन्होंने थी, लेकिन अब तो वो जो है वो तालिबान वहाँ पे हैं, तो अमेरिकन क्या दोबारा आना चाहते हैं वहाँ, तो ये तो चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ये तो चाइना ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके वो कैसे बगराम यहाँ से जब चले गए थे अमेरिकन तो वो चले गए थे, फिर उस वक्त ये था कि और ये ज़ल्मे खलीजा जो है ये कतर दोहा में जो प्रोसेस हो रहा था उस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी, शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, तो ये उसका हिस्सा थे। और अब जो वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी साहब वो भी उसका हिस्सा थे। ये जमीर खान मुत्तकी साहब हैं, ये पहले तालिबान गवर्नमेंट जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें भी ये वज़ीर इत्तलात थे गालिबन। तो और ये इस तमाम अरसे में इनकी ज़ल्मे से मुलाकातें भी होती रहीं और ज़ल्मे जो हैं वो दोबारा वहाँ पे गए तो उन्होंने इस्तकबाल किया। लेकिन सवाल ये कि इसका क्या बनेगा और असलहे का क्या बनेगा जो अमेरिकन छोड़ के चले गए, तो उस पर बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान का ये बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान का ये कंसर्न है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो ये कंसर्न्स दूर होने चाहिए। बाकी ये रीजन जो है, इस रीजन में अमेरिकन तालिबान क्या बात करते हैं उनके साथ, ये वो अमेरिकन जाने, बगराम एयरबेस पे और चाइना जाने और रशिया जाने। बगराम एयरबेस से हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का बनता भी नहीं है, हमें हमारा क्या ताल्लुक है बगराम एयरबेस से। और हाँ हमारा ताल्लुक इस बात से ज़रूर है कि वहाँ पे छोड़ा हुआ असला अमेरिका का जो है, अच्छा वो जाने और तालिबान जाने और चाइना जाने और बाकी खित्ते के मुल्क जाने, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये हमारे कंसर्न है बेसिक। तो ये है कि इस पर ये जो सफारती आज बातचीत हो रही है, ये बहुत मुस्बत इशारे अभी तक आ रहे हैं। वहाँ पे जो मोहम्मद सादिक साहब, एक तो ख़ुद उनकी पर्सनैलिटी बहुत काबिल कबूल है और बड़ी इज़्ज़त इनकी सब करते हैं वहाँ पे। और जो बात है कि तालिबान के भी जो गिले शिकवे हैं, उनके गिले शिकवे ज़्यादा हमारे गिले शिकवे हैं, और हमारे गिले शिकवे तो देखें ख़त्म हो जाते हैं उस वक्त। ये वो पहले ही दिन से प्रिंसिपल पॉलिसी पाकिस्तान की रही है कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से मदद करने को तैयार है, अफगानिस्तान की बहुत मदद करने को तैयार है, कर भी रहे हैं। यानी ऐसा तो नहीं है, लैंड लॉक मुल्क है, हमारे भाई हैं अफगानिस्तान में रहने वाले लोग और हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन इशू ये कि 4-5 मामले तो हल होना। एक तो एक उनकी सॉइल इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये तो कोई ऐसी बात है नहीं कि जो हम कहेंगे भाई इसमें कोई बात है जो गलत बात है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो है वो अगर अफगानिस्तान ने आगे बढ़ना है तो उसमें, और आगे बढ़ने से मुराद ये कि वो आगे निकलें इससे। एक ज़ाहिर है कि एक ऐसा सिनेरियो बना है जो मैंने टर्की के साथ भी कई दफ़ा कंपेयर किया था कि जैसे टर्की ने सीरिया को या कतर ने उनको संभाल लिया, तो अफगानिस्तान से वो एकदम से ऐसे हुआ कि एक तो बहुत सारे ममालिक के उसमें इंटरेस्ट थे जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, और दूसरे ये कि फिर किसी ने ओन भी नहीं किया उनको, अफगानिस्तान को, कि भाई कोई मदद करता कोई उनको। अच्छा ओन किसी ने नहीं किया, पाकिस्तान ने कोशिश की, वो फिर आपस के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। अब इशू है कि वहाँ पे स्कूल कॉलेज खुलने हैं बच्चों के, बाहर की रिकग्निशन है, अमेरिका शायद फंडिंग उनकी बंद कर रहा है, वहाँ से लोगों को डिपोटेशंस हो रही हैं। तो ये अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के मफाद में तो है ही, लेकिन अफगानिस्तान के अपने मफाद में है कि पाकिस्तान के साथ उनके एक हमारे ताल्लुकात उनसे ऐसे हैं, वो दौर चले गए कि जहाँ पे
अब वो इंतज़ार करेंगे कि अमेरिकन आके उनकी मदद करेंगे या कोई और मुल्क उनकी मदद करेगा। इस वक्त इतना केओस है दुनिया में और इतनी झड़पें और इतने ख़राब मामलात हो चुके हैं कि उसमें बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद सादिक साहब के दौरे से बेहतर आसार आएंगे आने वाले दिनों में, जो कि आने चाहिए। और फिर आगे फिर यहाँ पे देखें ना, ट्रेड रूट्स बनने हैं, पाइपलाइंस बननी बिछनी हैं, बहुत कुछ होना है, इसके अंदर बहुत तरक्की होनी है। अब उसमें यह है कि वहाँ पर जनाब लोग बैठे हुए गोलियां मार रहे हैं एक दूसरे को या पाकिस्तान की तरफ, तो ये कोई इसका कोई रीज़न नहीं है। इतना कैओस है दुनिया में कि इसका रीज़न नहीं है। और अफगानिस्तान के लोगों ने तो बहुत इसको और जिस तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की इन सारी वेव्स को और जो भी कुछ होता रहा है पिछली कई दहाइयों में, तब उससे निकलें, तो ये बहुत अच्छा है कि वहाँ पे आज ये दौरा हो रहा है और बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। बाकी जो मामलात हैं उनके, अब बगराम पे क्या फैसला होता है, मैंने आपसे कहा ना, ये इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चाइना का और जो है रशिया का, और बाकी तो यहाँ पे क्या बगराम में वो आएंगे और असलहा उनका कैसे होगा भाई, वो कहीं चला गया, कहीं ब्लैक मार्केट में बिक गया, कहीं रखा होगा उन्होंने, कहीं होगा। पाकिस्तान का तो ये नुक्ता नज़र आया कि यहाँ पे इस्तेमाल होता रहा हमारे खिलाफ, उनका असला छोड़ा हुआ, तो वो किन लोगों के पास से क्या है, वो सारे मेरे ख्याल से ये सारी वो बातें हैं जो जब बातचीत होती है, जब आप मुज़ाकरात करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, गलत फहमियाँ दूर करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं कि ये इशूज़ हैं, तो उसके नतीजे में हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों और ये दौरा कामयाब हो। दूसरी जो बात है वो ये है कि मतलब एक वहाँ से ख़त्म होता है, दूसरा खुल जाता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा खुल जाता है, मतलब जंगें ऐसा लगता है जैसे वो शोलों की तरह फैल रही हैं, जैसे वो चिंगारियाँ होती हैं ना, इस तरह हॉट स्पॉट्स आप देखें पूरी दुनिया को तो बेशुमार आपको जगहों पे चिंगारियाँ नज़र आएंगी और एक वक्त में ये समझना दुश्वार हो जाता है कि क्या चीज़ प्रायोरिटी पे है, कौन सी चीज़ को पहले डिस्कस किया जाए, कौन सी चीज़ को बाद में डिस्कस किया जाए। पहले तो ये है कि जो इलॉन मस्क हैं, इलॉन मस्क जो कि किसी तारों के मोहताज नहीं, तो इलॉन मस्क जो है उन्होंने पेंटागन का दौरा किया कल। अच्छा, पेंटागन का दौरा किया, तकरीबन 90 मिनट तक वो पेंटागन में रहे और उस दौरे से पहले जो है वो जो कल भी बात मैंने की थी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, जितने CNN, जितना मीडिया वहाँ का था, उस सारे मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी इनको चाइना के साथ जो आगे अमेरिका की जंगें होनी हैं उसके ऊपर एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी जानी है। और कल वो हमने बात कोट भी कर दी थी। अच्छा, उसके ऊपर वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट्स भी किए, वो सोशल ट्रुथ पे डाला उन्होंने मैसेज, और उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये फारिग, कल हमने सारा डिस्कस किया है ये कल के नशिश में कि जी ये बिल्कुल झूठ है और सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये मीडिया को उन्होंने खूब कोसा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गलत खबरें और ये वो सारा। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो ट्रंप है वो उन्होंने कोई 90 मिनट का दौरा किया। ये ट्रंप का दूसरा दौरा है पेंटागन का। इससे पहले 2016 में भी वो कर चुके हैं जब ऐश कार्टर होते थे वहाँ पे जी। ऐश कार्टर जो है वैसे जो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं, बाद में वो अपनी सीट पे नहीं थे तो उनसे कुछ पढ़ने का मौका भी मुझे मिला। मेरे वो एक तरह से हम समझ लें कि वो जब हार्वर्ड में वो आए तो उसके बाद इत्तेफाक से उस वक्त वहीं पे उनसे गपशप ही रही ऐश कार्टर साहब से। तो ऐश कार्टर जो है वो उस वक्त उस दौर में ये दौरा कर चुके हैं जो इलॉन मस्क हैं। ये उनका कल का दौरा जो था, ये उन्होंने दौरा वहाँ पे किया कोई 90 मिनट या ऐसे अराउंड 1.5 घंटा। ये जो है ये पेंटागन में रहे और जो वहाँ पे सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनके साथ इनकी मीटिंग हुई पेंटागन के अंदर। अच्छा, मीटिंग इनकी हुई, लेकिन उसमें ये हुआ कि वो मीडिया जो है वो अपने उस पर अड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जी ये एक जो चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ का जो ऑफिस है वहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट सा, जिसको द टैंक कहते हैं, द टैंक के नाम से पेंटागन के अंदर एक ख़ास ऑफिस है, द टैंक उसका नाम है। वहाँ पर अच्छा वहाँ नोट्स नहीं ले जा सकते, वहाँ पेन और पेपर ये चीज़ें नहीं ले जा सकते, वहाँ पे आप टेलीफोन या कोई ऐसी चीज़ की रिकॉर्डिंग आप कर लें, सुन लें, कोई पॉइंटर हो आपके हाथ, कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल वहाँ पे आप अपने यानी पेपर और पेन भी नहीं ले जा सकते, नोट्स भी नहीं ले सकते। तो वो जो है उस ऑफिस को जो है वो द टैंक कहते हैं। वो
पेंटागन के अंदर है। अब जनाब मीडिया वहाँ पे क्लेम भी कर रहा है कि जी इन्होंने द टैंक में जाना था और द टैंक में इनको चाइना के ऊपर ब्रीफिंग होनी थी और चाइना, लेकिन चूंकि हमने प्रेशर डाल दिया तो उसके नतीजे में जो मीटिंग हुई, फिर वो सेक्रेटरी डिफेंस का जो ऑफिस है पेंटागन में, वहाँ पर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो बैठे, अदरवाइज उन्होंने द टैंक में जाना था। टैंक जो है वहाँ का एक बिल्कुल अच्छा, अब जो है अच्छा मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे हम जो है वो ABC न्यूज़ को कोट कर दें, 8 ABC न्यूज़ को हम कोट कर सकते हैं कि पेंटागन चेंज कोर्स फॉर मस्क आफ्टर रिपोर्ट अबाउट हिम व्यूइंग चाइना वॉर प्लान्स ऑफिशियल। तो ABC न्यूज़ को हम कोट कर देते हैं कि ये जो मीटिंग है ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की नहीं हो सकी शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन ये है इसमें जो है वो कैंसिल हो गई, और इसलिए कैंसिल हो गई कि मीडिया में ये ख़बर आउट हो गई, और ख़बर आउट होने के बाद जो है मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके ऊपर जो इसके ऊपर दोबारा वो अपनी स्टोरी पे कायम है न्यूयॉर्क टाइम्स सेकंड कि वाई द पेंटागन स्कटल्ड इट्स ब्रीफिंग ऑफ मस्क ऑन वॉर प्लान्स। वो उसमें ये कहते हैं कि जी पेंटागन ने एक ब्रीफिंग देनी थी इनको चाइना के ऊपर द टैंक कमरे में, सिक्योर कॉन्फ्रेंस रूम द टैंक। लेकिन ये है कि उसके बाद जैसे ही हमने ये ख़बर जो है ये चलाई तो उसके बाद वो सारा उनका जो प्लान था वो ज़बरदस्त हो गया, और उनको उस कमरे में बिठा के उनको फिर उनकी गपशप लगी और हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा तो होता नहीं है, इस तरह की ब्रीफिंग वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ये इसलिए थोड़ी आए थे वो पेंटागन तो ब्रीफिंग अटेंड करने आए थे, तो हमने खबरें चला दी और उसके नतीजे में वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बहरहाल मीडिया वहाँ पर अड़ा हुआ है इलॉन मस्क अपनी जगह। 60,000 सिविलियंस जॉब्स को वो ख़त्म करने जा रहे हैं इलॉन मस्क, उनका जो DOGE है उसके तहत पेंटागन से 60,000 जॉब्स वो ख़त्म करने जा रहे हैं सिविलियंस की, और उसकी भी लिस्टें बन गई हैं, और वो भी नाम किसी भी वक्त वो सामने आने वाले हैं, और वो सारे जो हैं वो नाम आ जाएंगे। दूसरा जो है वो ये हुआ है कि 5,30,000 लोग, 5,30,000 लीगल तरीके से जो लोग रह रहे थे क्यूबा के, हेटी के, निकारागुआ के और वेनेजुएला के, 5,30,000 लीगल स्टेटस के लोग जो थे उनका जो लीगल स्टेटस है वो रिवोक कर दिया गया है। लीगल, ये मैं आपसे इल्लीगल स्टेटस की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इल्लीगल थे, वो लोग जो लीगली वहाँ रह रहे थे, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, या जिनके पास, ये आपको पता है JD Vance पहले कह चुके हैं कि वो जो ग्रीन कार्ड है, ऑल्दो वो परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड कहलाता है, बट इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है। तो ये जो है ये वहाँ पर 5,30,000 लीगल स्टेटस रखने वाले क्यूबन्स, हेटी के लोग और निकारागुआ, वेनेजुएला, ये वो लोग हैं सारे जो 2022 में गालिबन प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में या उससे आगे पीछे उनके कोई मुख्तलिफ रूल्स रेगुलेशंस थे वहाँ के अमेरिका में आ गए थे। तो ये इन सब को अप्रैल तक कहा है कि 24 अप्रैल गालिबन डेट दी है कि ये 5,30,000 लोग जो हैं ये वहाँ पे छोड़ दें जो अमेरिका की जो सरजमीन है। अच्छा, ये जो है अब इशू ये है सारा कि मैस डिपोटेशंस वहाँ से शुरू हो गई हैं, और 2,40,000 यूक्रेन के लोग, 2,40,000 जो कि जब से जंग छिड़ी जो चले गए थे अमेरिका में, 2,40,000 उनको भी वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो 5,30,000 तो वो हैं जो लीगल जिनका स्टेटस है वहाँ से, और उसके बाद जो है वो काफ़ी लोगों को जो है वो यहाँ से भेजा जा रहा है। इंडिया ने अमेरिका से प्रॉपर प्रोटेस्ट किए है इस बात पे कि जिस तरह से वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। ये बात को बहुत पहले भी मैं जिक्र किया था, उस वक्त शायद नहीं था, लेकिन अब भारत की तरफ से, और मैं 10th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, तो हिंदू की कि हिंदू ने, इंडिया ने उनसे कंसर्न शो किया है कि हमारे लोगों को किस तरह से आप वहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें बात सारी ये है कि लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या H1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड रखने वाले लोगों को भी डिपोर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है।
और ग्रीन कार्ड जिनके पास है उनको भी, और H1B वीज़ा है उनके पास भी। और मैं उसमें आपको एक बात बड़ी जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक ख़ातून है जिनका नाम है फंडनेस दी कैचनर, मैं माजरत के अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, ये अर्जेंटीना की जो है ये 2 दफ़ा सदर रही हैं तवील अरसे तक, और वहाँ पर जो है ये उनकी प्रेसिडेंट रही हैं। तो इनके दाखिले के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका ने कहा कि ये दाखिल नहीं हो सकती, और ये दाखिल नहीं हो सकती उनके जो मौजूदा जो उनके जो अभी इस वक्त जो सदर हैं, वो सदर जो हैं वो ज़ाहिर है कि जो जेवियर मिलाई हैं वो चूँकि ट्रंप के करीब हैं, ये उनकी ओपोनेंट रही हैं, तो इनके दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन उसकी वजह, अच्छा ये पॉपुलर है अपने मुल्क में और ये लैटिन अमेरिका और उस तरफ इनकी ये बड़ी पॉपुलर है, लेकिन इनके ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं और इनको काफ़ी तवील अरसे की सज़ा हो गई थी, नाहल भी करार दे दी गई थी इलेक्शन से पहले। लेकिन ये है कि ये जो हैं ये उसके बाद जो बड़ी अदालत थी अर्जेंटीना की, उन्होंने इनकी सज़ा कलअदम करार दे दी। लेकिन करप्शन चार्जेस के ऊपर जो चार्जेस लगाए अमेरिका ने को मैसिव करप्शन की बेसिस पे, अब ये तो बात अच्छी है, अगर करप्शन के बेसिस पे, मैसिव करप्शन की बेसिस पे वो अपने नहीं आने दे रहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो फिर इसमें तो मैं तो बड़ा खुश हूँगा इस बात पे। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल विच हंटिंग हुई है इसलिए कि अर्जेंटीना के जो मौजूदा सदर हैं वो ट्रंप के करीब हैं, तो फिर ये इसको किसी और नज़र से देखा जाएगा। तो बहरहाल ये उनकी तरफ से मैस डिपोटेशन शुरू हो गई हैं और इंडिया ने भी इस पर सवाल उठाए। और इंडिया के एक वहाँ पे जो रिसर्चर थे बदर खान सूरी, जो पोस्ट डॉक्टरेट वहाँ पे कर रहे थे, तो उनको निकालने की वहाँ बात हुई। लीगल स्टेटस था क्योंकि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुसलमान हैं और फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरों में शरीक थे, तो उनको कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया, कोर्ट में वो गए, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो अब एक काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले एक और स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उनको भी निकालने की बात हुई थी, स्टे दे दिया था। तो अब ये जजों के दरमियान और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान जो है एक वहाँ पे बहस छिड़ी हुई है कि लीगल स्टेटस किसका है किसका नहीं है। लोग मतलब ये अभी वहाँ पे अंदरूनी जो है ये काफ़ी आप समझेंगे रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे ख़बरें, बड़ी ख़बरें जन्म ले रही हैं अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया पे इसका असर जो है वो इस तरह से पड़ रहा है कि अब जैसे मैंने यहाँ से बात की ना कि ट्रंप पेंटागन में गए, तो ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट कि क्या ट्रंप जो हैं वो इलॉन मस्क वहाँ पे पहली दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की कि जी मैंने इलॉन मस्क चाइना की ब्रीफिंग्स अटेंड नहीं कर सकते। ये खबर ही गलत है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है, द टैंक वाली, ये खबर गलत है। तो ये वजह बताई जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो इंपॉर्टेंट वजह है। मतलब हम जो अमेरिका से बाहर बैठे हैं, हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट वजह ये है कि जो वजह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और उनका तो बिजनेस है, वो तो बिजनेस अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह टेस्ला, वो तो चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चाइना के अगेंस्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कैसी बातें आप कर, ये मीडिया क्या मीडिया ने जो है बात फजूल बात छिड़ी हुई है कि ट्रंप को जो है उसको इलॉन मस्क को ब्रीफिंग दी जाएंगी चाइना के ऊपर, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहा है, वो तो चाइना के साथ उसके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुक आते हैं टेस्ला के हवाले से। तो ये एक तरह से उन्होंने ट्रंप ने जो है वो इलॉन मस्क को ये भी इंडिकेट किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है दरमियान में, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। और ऐसा कैसे मुमकिन है कि भाई वो बिजनेसमैन है मेरे साथ है लेकिन वो तो वहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम में भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लेयर्स में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई किसी मुल्क के साथ, कोई किसी मुल्क के साथ, किसी के कहीं पे असर, किसी के कहीं पे बातचीत, कहीं पे कैसे, कोई तो मुख्तलिफ हवालों से बातचीत। तुलसी गैबर्ट जैसे इंडिया में बात करके चलेगी, बांग्लादेश पे, वो फ़ौरन वहाँ से वाइट हाउस ने उसको क्लैरिफाई किया। उसके बाद एक मुल्क में एक वो हमास के साथ स्टीव विथकॉफ बात, वो सॉरी एडम बॉलर बात कर रहे थे, उसके ऊपर स्टीव विथकॉफ आ गए कि नहीं वो, लेकिन तो मतलब है कि फौरी तौर पे उधर वो कीथ के लोग उधर यूक्रेन और रशिया में थे तो वो पीछे हट गए, स्टीव विथकॉफ आ गए। मतलब ये अब जो है ना ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो 2-3 बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि जो स्टीव विथकॉफ हैं उन्होंने ये टकर कार्लसन, बड़े मारूफ जो कि टकर कार्लसन जो फॉक्स न्यूज़ में रहे हैं, और उनको जो इंटरव्यू दिया उन्होंने
कल एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया, और वो जो इंटरव्यू है वो तमाम इंटरव्यू सुनने का, वो उसमें हर बात ही उसमें बमशल है, हर जुमला, दूसरा जुमला, तीसरा जुमला, जो सुनते जाएं आप बैठ के और आप सोचें कि एक मिनट, ये इतना स्मूथ इंटरव्यू था, बड़ा ये बात करने में बड़े जो है ना स्टीव वित्कॉफ बहुत ही मुनासिब अंदाज में बात करते हैं। ज़ाहिर है बिजनेसमैन है, लेकिन एक डिप्लोमेट के रोल में सामने आ रहे हैं और बड़े कामयाब डिप्लोमेट के रोल में आ रहे हैं। पहले तो इन्होंने नेतन्याहू की तबीयत साफ कर दी। नेतन्याहू की तबीयत क्या साफ की? सारी दुनिया, बल्कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक, बल्कि तमाम लोगों को ही इन्होंने फारिग कर दिया। एक जुमला उसमें इन्होंने ऐसा कहा, और अभी तक उसको कोई मुसलमान मुल्क भी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको इसराइल भी कोशिश कर रहे हैं समझने की, उसको सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या स्टीव वित्कॉफ ने यही कहा है। फिर उसको दोबारा रिवाइंड करते हैं, फिर सुनते हैं ज़ोर से, गौर से, फिर उसका वॉल्यूम ऊपर करते हैं, फिर सुनते हैं वो इंटरव्यू कि क्या स्टीव वित्कॉफ ने वाकई ये बात की है। स्टीव वित्कॉफ ने वाकई ये बात की है। 500 दफ़ा सुन लें वो इंटरव्यू, स्टीव वित्कॉफ ने क्लैरिटी के साथ एक बात की है। और वो बात जो है जो स्टीव वित्कॉफ ने की है, उसके ऊपर जो है वो कहते हैं कि ये आपको पता है ना, स्टीव वित्कॉफ गजा के अंदर भी गए थे। अच्छा, अब ये देखें सूरत हाल कहाँ से कहाँ निकल गई है। ये गजा के अंदर भी गए थे, इनकी हमास के लोगों से मुलाकात भी हुई, फिर ये खबर आई कि जी वो एडम बॉयलर के डायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं कतर में, फिर ये खबर आई कि जी ये जो है ये स्टीव वित्कॉफ, उन्होंने कहा नहीं, उनकी वो तो एडम बॉयलर अब नहीं है, वो इनकी टीम में काम करेंगे, लेकिन वो बरह रास्त बात नहीं करेंगे। लेकिन एडम बॉयलर आप देखें, ये अफगानिस्तान होके गए ज़ल्मे के साथ, यानी एडम बॉयलर मौजूद हैं पूरे सिस्टम में, कभी इधर कभी उधर, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ रही है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प यूज़ कर रहे हैं लोगों को, जो उनकी टीम का हिस्सा है। लेकिन जो स्टीव वित्कॉफ ने जो रात को बड़ा, मेरा ख्याल से बहुत बड़ा, वैसे तो कई उन्होंने बॉम्बिंग्स की हैं, मगर एक उनके जो इंटरव्यू में बॉम्बिंग हुई है सबसे बड़ी, वो कहते हैं कि हमास इतनी ज़्यादा इंतहा पसंद है नहीं जितना समझते हैं लोग। मतलब अच्छी पार्टी है, बुरी जमात नहीं है। हमास को लोग समझते गलत है क्या? अब पूरी दुनिया, अरब दुनिया, नेतन्याहू, सब, फॉक्स न्यूज़, ये क्या कह रहे हैं भाई? स्टीव वित्कॉफ कहते हैं हमास इतनी बुरी पार्टी नहीं है, और ये है कि अगर वो असला वगैरह फेंक दे तो बाद में गजा के अंदर वो बतौर सियासी जमात काम कर सकती है। हमास, अखवानुल मुस्लिमून, खालिद मिशाल, इस्माइल हानिया, याहिया सिनवर वाली हमास, कहते हैं हमास सियासी तौर पे, नज़रियाती तौर पे भी मैंने देखा है, वो बहुत ज़्यादा वो रिजिड नहीं है, वो काम कर सकते हैं, जो है ना वहाँ पे चाहें तो काम कर सकते हैं, वो सियासी तौर पे काम करें, मुसल्ला ना हो। अब ये एक ऐसी बात है, मैंने आपसे कहा ना कि ना सिर्फ ये कि नेतन्याहू को नहीं समझ में आ रहा, बल्कि इसके ऊपर ये अरब दुनिया, मुसलमान दुनिया को, ज़ाहिर है मुस्लिम उनको काफ़ी मुल्क नहीं उनको पसंद करते। अच्छा जनाब, तो ये तो खबर तो वहाँ तो दब गई, लेकिन हम इसका रेफरेंस ज़रूर देंगे। पहले तो 30th स्लाइड, ये इसराइल का मीडिया, और इसको करके फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। 30th स्लाइड, हमास नॉट आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीम एज पोर्ट्रेड। इतनी आइडियोलॉजिकली इतना ऐसा है नहीं दुनिया में, तो लोग गलत समझ रहे हैं, हमास को गलत समझ रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद 19th, हमास इजंट आइडियोलॉजिकली इंट्रैक्टेबल, गजा कॉन्फ्लिक्ट एंड एंड थ्रू डायलॉग। अच्छा, फिर उसके बाद यरूशलेम पोस्ट 18th, मैंने कहा ना एक एक जुमला ऐसा, अभी और भी बातें की है, वो वक्फे के बाद में बताता हूँ आपको। जेरूशलम पोस्ट, हमास कैन बी पॉलिटिकली एक्टिव इन गजा आफ्टर इट डिसआर्म्स। हथियार फेंक देंगे तो सियासी तौर पे काम करते रहे वहाँ पे, किसने कहा इलेक्शन में हिस्सा लें, ये वो सारा। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि हम, ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान का जो मौजूदा रिजीम, कोई रिजीम चेंज नहीं, कुछ नहीं, ये जो मौजूदा रिजीम यानी आयतुल्लाह खामेनी जो ईरान का सेटअप, उनका किसी तरह इत्मीनान हासिल करें, इत्मीनान हासिल करें, मुज़ाकरात से बातचीत को आगे बढ़ाएं और इत्मीनान साजी करके हम आगे बढ़ें। हमास को भी उन्होंने उधर वो नेतन्याहू हमला करने की तैयारियां, मारेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, गिर जाएंगे हमास के ऊपर, वो उधर उसको नहीं समझ में आ रही है ये क्या हुआ है।
और ये द नेशनल, मैं यूएई का बड़ा अखबारों से कोट कर रहा हूँ, यूएस एनवॉय विटकॉफ सेज कि ट्रंप वांट्स टू बिल्ड ट्रस्ट विद ईरान। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हम पीस, प्रेसिडेंट ट्रंप पीस, अमन का आदमी है, अमन का पुजारी है, ठीक है। मतलब वो एक चलती फिरती अमन की आशा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो जंग नहीं चाहता। अल अरेबिया 17, ये सऊदी अरेबिया का, ट्रंप एडवाइस सेज कि यूएस ट्राइंग टू विन ईरान ट्रस्ट। ईरान का इत्मीनान जीतने की कोशिश कर रहे हैं सदर ट्रंप। अच्छा, एक तो ये बात हो गई ना कि भाई ये इतने ज़्यादा इतना बुरा ना कहें जितना बुरा समझते हैं लोग, इतना बुरा, इतनी बुरी हमास है नहीं। अगले इलेक्शंस में वो हिस्सा ले सकती है अगर वो डिसाम हो जाए। और दूसरी जो बात है वो कहते हैं कि ये जो है ये, अच्छा फिर एक और बात कर दी वक़्त भी जाने से पहले, कहते हैं नेतन्याहू जो कर रहा है ना वो इसराइल के लोगों की मंशा के खिलाफ कर रहा है। नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है इसराइल के अवाम की मंशा के खिलाफ कर रहा है। नेतन्याहू का अगला नंबर है अंडर द बस, ज़ेलेंस्की की तरह। ये मैं कोट कर रहा हूँ 20 जेरूशलम पोस्ट। स्टीव विटकॉफ सेज कि नेतन्याहू मेथड इन गजा आर अगेंस्ट इजरायली पब्लिक ओपिनियन। चलिए जी, अब इसको आप ज़रा वक्फा नहीं मेरे ख्याल से, उसके बाद ये वो कहते हैं ना अशार की तशरीह फिर करता है आदमी, तो तशरीह करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। जी ठीक है, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं, ये हो क्या रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मोहम्मद सादिक साहब का अफगानिस्तान का दौरा बहुत अहम है। बहुत अहम है, और ये अगर मामला अफगानिस्तान के साथ हमारे ठीक हो जाते हैं, जो ठीक हो जानी चाहिए, और हम ज़ाहिर पड़ोसी मुल्क हमारा, तो बाकी जो मामलात हैं, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल में बिगाड़ है, या ये है कि कुरम के मामलात हैं या बलूचिस्तान के मामलात, जो मतलब है कि सियासत एक तरफ है और वो जो रियासत के मामला तो दहशत गर्दी और बाकी सारे और मुतालबात उनके, और बात कौन करेगा और कैसे। नवाज शरीफ साहब ने कल कहा कि मैं दौरा करूँगा, या जरदारी साहब ने कहा दौरा करूँगा, लेकिन कैसे बात होगी, कैसे आगे चलना है उस, अब ये जो है मेरे ख्याल से मामलात को, ये अफ़गानिस्तान का दौरा, वहाँ से जो भी इंडिकेटर आते हैं उसके बाद फिर ये अंदाज़ा होगा कि रियासत ने आगे किस तरफ जाना है, कैसे किसको इंगेज करना है, किसको डिसएंगेज करना है, और बड़े लॉन्ग टर्म इसके असरात होंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये पूरी दुनिया, अब आज देखें एक और क्या बात हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑर्डर निकाला है अपना, जो 12th, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मैं स्टीव विटकॉफ पे भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने मज़ीद किस किस की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो ख़त्म कर दी है। ये जो उनका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ये जो वाइट हाउस का, तो ये मेमोरेंडम में उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस जो ख़त्म कर दी है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स। अब ये जो नाम है, ये तो पहला तो हो गया ना एंथनी ब्लिंकन, ठीक है, जो हमें लिस्ट में नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, एंथनी ब्लिंकन से उन्होंने ले लिया। फिर आ रहा है जैकब सुलिवन। जैकब सुलिवन वो हैं जिनको हम जैक सुलिवन कहते हैं, यानी जो NSA। अच्छा, उसके बाद ये बाकी कुछ अटॉर्नीज हैं, कोई बाकी लोग हैं। अच्छा, फिर हिलरी क्लिंटन का नाम आ गया, जो कि साबिक खातून अव्वल रही हैं अमेरिका की, और फिर सेक्रेटरी स्टेट भी रही हैं। अच्छा, उसके बाद एलिज़ाबेथ चेनी। ये एलिज़ाबेथ चेनी जो है, ये वो हैं जिनको लिज चेनी कहते हैं, और ये वो लिज चेनी है जो कि डिक चेनी की बेटी हैं। वो डिक चेनी जो कि बुश जूनियर के जो हैं वो 2001 से लेके 2009 तक उनके वो नायब सदर रहे, और बुश सीनियर के वो सेक्रेटरी डिफेंस थे। तो उनकी जो साहबजादी वो रिपब्लिकन है, लेकिन इनकी बहुत क्रिटिक थी, और इलेक्शन में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की। डिक चेनी की बेटी हैं एलिज़ाबेथ चेनी, लिज चेनी उनका नाम भी है। कैमला हैरिस जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, नायब सदर थी। उसके बाद फियोना हिल, वो रशिया के हवाले से पढ़ाती वगैरह हैं, एक्सपर्ट हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद जोसेफ R. बाइडेन जूनियर, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन, और उनकी सारी फैमिली। अब इसमें से 2 तो ख़वातीन वो हो गई ना जो कि इलेक्शंस में थी। ये इन्होंने कहा है कि तमाम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और एजेंसी हेड को कहा है कि सारी जो इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म कर दी जाए, और वगैरह वगैरह सारी लिस्ट आ गई।
अच्छा, उसके साथ ही अब स्टीव विटकॉफ हैं, उन पे रहते हैं ना ज़रा। स्टीव विटकॉफ ने पूरा कहते हैं कि गजा से डायलॉग होगा, गजा पे हमास जो है, और वो हमास जो है वो एक इतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं, वो पॉलिटिकल असला छोड़ दे तो एक सियासी रोल है उसका आगे गजा के अंदर। मैंने आपसे कहना कि इसको अभी तक एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि ये क्या बात की है उन्होंने, मतलब इसको समझना जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुश्वार है सबके लिए कि उन्होंने जो बात की है। और उनकी जो बात है वो आप यकीन करें कि अच्छा खासा जो है ना टर्बुलेंस पैदा हो गई है पूरे मशरिक़ वस्ता में कि इन्होंने क्या बात की है। ये दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, 18th यूरोशलम पोस्ट, हमास कैन बी पॉलिटिकली एक्टिव इन गजा आफ्टर इट डिसआर्म्स। ये मुझे बताएं कि इसके बाद ये क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल है जिसको आप कहें कि जी अब क्या होगा। अच्छा, और फिर उसके बाद 30th को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमास नॉट एज आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीम एज पोर्ट्रेट, उतनी ज़्यादा वो एक्सट्रीम पे नहीं है जितना उसको जाहिर किया जाता है दुनिया के सामने। अच्छा, यहाँ पर किसा इसी दौरान हूतीज़ ने भी, ये इंटरव्यू चल रहा है आगे पीछे, हूतीज़ ने फिर 48 घंटों के दौरान जो है वो तीसरी दफ़ा बेंगोरियन एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, और फिर और साथ ही उन्होंने कहा है कि फ़्लाइट्स वगैरह रुक गई दोबारा बेंगोरियन एयरपोर्ट, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ना ये सीज़ फायर प्लान, और जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो हम तो अटैक करेंगे। और हम बता रहे हैं कि बाहर के जहाज़ अच्छे लोग हैं, अच्छे मुल्कों के, वो अपने जहाज़ वगैरह फ़्लाइट्स वगैरह ना लेकर आएँ तल अवीव। ये वार्निंग उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को जारी कर दी है कि हम अटैक करेंगे और हम कर रहे हैं, और देखो ये जो है बेंगोरियन एयरपोर्ट ये सेफ़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने, स्टीव विटकॉफ ने लंबी चौड़ी बात करते, उन्होंने बात कर दी रशिया के बारे में भी। रशिया के बारे में जो बात की उन्होंने, तो वो उनकी जो बात है वो भी अब ज़रा रशियन मीडिया पे आ जाएं कि रशियन मीडिया फॉक्स तो भी दिखा सकते हैं, लेकिन रशियन मीडिया पे आ जाएंगे, रशियन मीडिया उसको कैसे देख रहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये 5 जो रीजन्स हैं वो की इशू हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो ये मैं तास को यहाँ पे हम कोट कर रहे हैं, और देख लें कौन सी स्लाइड नंबर कौन सी है जी। अच्छा, वो ही कहते हैं कि जी 5, ये वही जो बात हम बार बार कर चुके हैं, 5 कौन सी, क्रीमिया, दोस्ताक रिपब्लिक, लुहांस रिपब्लिक, और ज़पोरिजिया और खैरसॉन, ये जो हैं ये अभी तक जो है की एलिमेंट हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट के। लेकिन वो बात भी कहते हैं कि ये मेरा ख्याल है कि सो कॉल्ड ये जो 4 रीजन्स हैं, दोम्बास, क्रीमिया, यू नो द नेम, ये नाम बीच में भूल गए, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि लुहांस और देयर आर 2 अदर्स, ऐसे यहाँ नाम भूल गए, तो इसके ऊपर वो अमेरिकन मीडिया इस पर कह रहा है नाम भूल गए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं दे आर रशियन स्पीकिंग, और वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था, मेजॉरिटी लोगों की चाहती है कि वो रशिया के रूल में रहें, मेजॉरिटी चाहती है कि वो रशिया के पास रहें। और मेरा ख्याल ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है बहुत बड़ा, लेकिन ये है कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी, बहुत पॉजिटिव हमारी आगे बातचीत बढ़ रही है, ये इन्होंने टकर कार्लसन को इंटरव्यू में कहा। अब ये जो मामला है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि दैट्स द एलिफेंट इन द रूम के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं यूक्रेन के अंदर, कि कैसे वो जो टेरिटरी को छोड़ेंगे अपनी डिफेक्टो कंट्रोल में तो जा चुकी हैं, कि क्या दुनिया एक्नॉलेज कर लेगी वगैरह, कैसे एंड अप होगा सारा कुछ। लेकिन ये कि उन्होंने कहा, और ये भी साथ कहते हैं कि क्या ज़ेलेंस्की जो है वो पॉलिटिकल सर्वाइव करेगा। इस पीछे वाली स्लाइड पर अगर चले जाएँ तो उसमें उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की क्या पॉलिटिकली सर्वाइव करेगा। इलेक्शंस की डिमांड कर दी उन्होंने, इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस यूक्रेन में होने चाहिए, ठीक है। और ये देखें, कैन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सर्वाइव पॉलिटिकली, ये सेकंड लास्ट लाइन नीचे से कोट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी को पॉलिटिको ने उठा के 24th अगर पॉलिटिको कोट कर देते हैं कि यूक्रेन एग्रीड टू होस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। उन्होंने असल जो बात की, उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की मान गया इस बात पे कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, मैं छोड़ दूंगा, ठीक, इलेक्शन करवाऊंगा, अपनी सदारत से अलग हो जाऊंगा। दूसरी जो बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि ये पुतिन तो बहुत अच्छा आदमी है, पुतिन बहुत अच्छा आदमी है, और मैं आर्टी कोट करूँ, उन्होंने कहा कि वो कभी चाहता, किसी सूरत नहीं चाहता यूरोप की तरफ आए, वो यूरोप की तरफ वो देखना में, ये आर्टी 23rd कहते पुतिन का 100%, 99 नहीं, 100% डजंट वांट टू इन्वेड यूरोप, 100%। और ये उसके बाद इनसे पूछा कि वो यूरोप ये कह रहा है, बरतानिया ये कह रहा है, तो उन्होंने चर्चिल के
आगे से उन्होंने कहा चर्चिल तो ये कहता था मार्च थ्रू यूरोप, और वो इंटरव्यू सुनने वाला है। अब मसला ये है सारा कि यहाँ पे अब सब फंस गए हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। एक तो उधर ज़ेलेंस्की ने तो बताया नहीं वो अपने लोगों को, कल परसों मीटिंग होने जा रही है जद्दा में, साथ ही वो कह रहे हैं कि ये जो है हमास है। अच्छा, उधर इलॉन मस्क साहब जो हैं, जिनका स्टारलिंक हमारे साथ भी साइन हो रहा है, इंडिया में भी हो चुका है पहले, और वहाँ तो एक्स चल रहा है खुल के, उन्होंने मोदी सरकारों को सू कर दिया है। ये 26, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने सू कर दिया है कि मेरा कंटेंट क्यों ब्लॉक कर रहे हो भाई। अच्छा, ब्लूमबर्ग, इशू ये है कि अब इस पूरे फड्डे में, अच्छा वहाँ तो उनके प्रॉपर, यानी वो तो वहाँ पर स्टारलिंक का भी, हमारे यहाँ तो एनओसी वगैरह हुई ना, वो तो स्टारलिंक का पूरा उन्होंने वो अपना जो उनके लोकल 2 बड़ी आईटी फर्म्स हैं उसके साथ उन्होंने कहा कि भाई आप इनको भी अलाउ कर दें। हालांकि वो भूटान में और कुछ जगहों पे है स्टारलिंक, लेकिन मेन जो इंडिया है वहाँ पे नहीं है, और बड़े कंसर्न्स भी हैं लोगों के। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा स्टारलिंक के हवाले से, क्योंकि डेटा शेयरिंग और ये ज़ाहिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए वो हुआवे को आपको पता है ना सिक्योरिटी की लिस्ट में डाल दिया था अमेरिकन ने। तो अब इशू ये है कि वो उन्होंने सू कर दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट वो जा रहे हैं कि जी आपने कैसे हमारा कंटेंट ब्लॉक किया, एक्स का, यानी एक्स का कंटेंट ब्लॉक किया उन्होंने। और उन्होंने ये नहीं किया कि अच्छा वो कर्ज के ऊपर हो गया, कब्जा हो गया। अच्छा, आप देखें कि ऐसे वेस्टर्न मीडिया जो है ना, कर्ज का जो इलाका था दरमियान में, जिसमें बहुत दिनों से बात कर रहा था के बारे में, तो हज़ारों लोग यहाँ पे यूक्रेन के और बाकी मुल्कों के कैदी हैं, वो अल्टीमेटली वहाँ पे वो उसका फॉल हो गया आज, और उसका फॉल हो गया। अब वो जो वहाँ पे लोगों ने सरेंडर कर दिया है, अभी शाम तक उसकी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी तो कल बात करेंगे क्या लोगों ने सरेंडर कर दिया है, क्या लोग अरेस्ट हो गए हैं, क्या हुआ है। लेकिन जो कर्ज का इलाका है वो फॉल हो गया है, रशियंस ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।